अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 और ये उनका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और टॉपिक में हमने 3 डेफिनेशंस को कवर करना है। उसका नाम है रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन और फिर डिफ्रैक्शन। और तीनों में क्या डिफरेंस है इसको अच्छे से देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक टॉपिक हमने कवर किया था रिपल टैंक, उसका और इसका आपस में थोड़ा बहुत रिलेशन है, कनेक्शन है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी रिपल टैंक की तो वो भी देख लें। इसके अलावा आप और भी अगर कोई वीडियो लेना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यूट्यूब पर अपने वीडियो का नाम और चैनल का नाम लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह हमारे वीडियो वो भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो लास्ट टाइम जैसा कि हमने अपने रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव्स को प्रोड्यूस किया था, अगर इन वाटर वेव्स के रास्ते में हम कोई रुकावट रख दें, जैसे कि ये है, जैसे कि ये कोई रुकावट या कोई हर्डल, कोई बैरियर रख दिया मैंने, तो उससे क्या होगा कि जो वाटर वेव्स आ रही होंगी वो इसके साथ टकराएंगी और टकरा कर दोबारा अपने पहले वाले मीडियम में चले जाएंगे। ठीक है, यहीं से आ रही थी और वापस वहीं में ही चले जाएंगे। तो जितनी भी वाटर वेव्स आएंगी सारी की सारी टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, वापस अपने पहले वाले मीडियम में चले जाएंगी। इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, कि किसी वेव का आना किसी भी मीडियम के साथ टकरा कर वापस मुड़ जाना। इस सारे प्रोसेस को हमने नाम दिया हुआ है रिफ्लेक्शन का। और इस प्रोसेस के दौरान एक काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ ये, ठीक है, तो इस वेव का जो एंगल होगा ये वाला, ये जो एंगल है इसका, इसको हम कहेंगे ये इसका है इंसिडेंस एंगल, क्योंकि इस एंगल पे ये टकरा रही है। और ये जो एंगल बन रहा है इसे हम कहेंगे ये इसका रिफ्रैक्टेड एंगल है, क्योंकि इस एंगल पे ये टकरा कर वापस मोड़ रही है। तो किसी भी वेव का रिफ्लेक्शन के दौरान जो इंसिडेंस एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने रिफ्लेक्शन को कवर कर लिया। इसकी डेफिनेशन भी यही है जो आपने अभी अभी प्रोसेस देखा सारा। इसकी डेफिनेशन अगर आप गौर करें लिखा हुआ है कि व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, कि जब वेव किसी एक मीडियम में मूव कर रही हो और किसी और मीडियम की सरफेस के ऊपर टकराएं, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, वो दोबारा से क्या कर जाती हैं, अपने पहले मीडियम में ही वापस आ जाती हैं। सच डैट, इस तरीके से द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, के इस दौरान एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था हमारा रिफ्लेक्शन का। अब इसके अंदर कुछ दो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो स्पीड ऑफ वाटर, के पानी की जो स्पीड है वो कैसे वेरी करती है। देखिए हमारे पास रिपल टैंक की ये ट्रे मौजूद है और इस ट्रे के अंदर मैंने एक बॉक्स रख दिया बीच में, ये मैंने वो बॉक्स रखा हुआ। ठीक है, ये बॉक्स इसलिए रखा ताकि जो पानी की गहराई है, यहाँ पर देखिए अब पानी की गहराई ज़्यादा है और इस बॉक्स की वजह से अब पानी की गहराई क्या हो गई है, कम हो चुकी है। तो इसलिए ये रखा ताकि पानी की जो डेप्थ है वो चेंज हो। तो जैसे ही मैंने ये बॉक्स रखा तो मैंने एक चीज़ पे गौर किया, जितने हिस्से में पानी की गहराई ज़्यादा है वहाँ पर पानी की वेवलेंथ भी ज़्यादा है, और जितने हिस्से में पानी की गहराई कम थी उतने उतने हिस्से में उसकी वेवलेंथ भी क्या थी, कम थी। और दूसरी बात, यहाँ पर पानी की जो स्पीड थी, ये गहरे वाले हिस्से में पानी की स्पीड भी कम थी, और जो कम गहरा पानी है मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में पानी की जो स्पीड है वो भी क्या थी, ज़्यादा थी। तो यहाँ से एक बात पता चली कि गहराई ज़्यादा होने से स्पीड कम हो जाती है। यही बात हमने लिखी हुई है, अच्छे से इसको याद रख लें कि जो आपका शैलो वाटर होता है, शैलो वाटर का मतलब होता है जहाँ पर पानी की गहराई कम है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की बात हो रही है कि शैलो वाटर में क्या होता है, पानी की स्पीड और पानी की जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है। शैलो वाटर में पानी की जो स्पीड है और पानी की जो वेवलेंथ है, देखिए पहले पानी की वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, इतनी बड़ी उसकी वेवलेंथ थी, और शैलो वाटर में सिर्फ छोटी सी रहेगी, कम होगी ना, तो वेवलेंथ भी कम होगी और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है शैलो वाटर के अंदर। इसी तरीके से अगर आपके पास
जो डीप वाटर है, जैसा कि ये वाला पोर्शन है, इन वाले पोर्शन में पानी की गहराई ज़्यादा है, तो पानी की गहराई ज़्यादा होने से क्या हो रहा था, पानी की स्पीड और उसकी वेवलेंथ वो इंक्रीज़ हो गई थी। जैसे ही पानी गहरा हुआ, पानी की वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, इसको आपने याद रखना है। यहाँ पर एक और बात है जो एज आ MCQ पेपर में पूछी जा सकती है, उससे भी आपको याद रखना चाहिए। वो बात यह है कि फ्रीक्वेंसी इन पूरे प्रोसेस के दौरान जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहती है, ना कम होती है ना ज़्यादा, चाहे पानी आपका डीप है चाहे पानी आपका शैलो है, मतलब गहरा हो या कम गहरा हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। और ये फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जितनी उस मोटर की फ्रीक्वेंसी होती है। हमने पढ़ा था कि रिपल टैंक के अंदर एक मोटर लगी होती है, वो मोटर वाइब्रेट करती है तो वाटर वेव प्रोड्यूस होती है। तो जितनी इस मोटर की फ्रीक्वेंसी होती है उतनी फ्रीक्वेंसी रहती है इन वेव्स की। तो यही बात लिखी हुई है, इसे आपको अच्छे से याद करना है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम इन बोथ पार्ट्स ऑफ वाटर, कि दोनों केसेस में पानी की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। बिकॉज इट इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर, क्योंकि पानी की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, वाइब्रेटर मतलब मोटर की फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ तक हमारा रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कवर होता है। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, और जो पानी की स्पीड है गहरे पानी में और कम गहरे पानी में वो कैसे चेंज होती है स्पीड के साथ वेवलेंथ, इसको भी हमने अच्छे से देख लिया। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी MCQ के तौर पे पूछा जा सकता है कि शैलो वाटर में पानी की वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, इसी तरह स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और अगर पानी डीप है तो डीप में उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ तक हमारा रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कवर होता है, रिफ्लेक्शन। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, कि रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है। तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए आप थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये सारा का सारा क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है, सारे हिस्से में पानी मौजूद है सेम। मैंने क्या किया, एक बैरियर ले लिया। बैरियर मतलब होता है कोई रुकावट। मैंने एक रुकावट ली और इस पानी के बीच में रख दी। अब ये रुकावट इस तरीके की नहीं थी कि इसको रखने से पानी बिल्कुल ही रुक गया आगे जाना, पानी आगे फिर भी जा रहा था। वो उस रुकावट का जो साइज़ है वो इतना बड़ा नहीं था कि वो पूरे पानी को रोक सके, तो थोड़ा सा पानी रोका, बाकी पानी इसके ऊपर से गुजर के दूसरी साइड पर चला गया। ये चीज़ आपको इमेजिन करनी है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब पानी मूव करा तो मूव करके जैसे ही वो आगे वाले पोर्शन में जा रहा था तो पानी की डायरेक्शन हो गई थी चेंज। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर वाटर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर तो हो जाती है, लेकिन एंटर होने के साथ ही वो क्या कर लेती है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर वाटर क्या करे, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। यही डेफिनेशन भी है रिफ्रैक्शन की, कि व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल, कि जब पानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर किसी ख़ास एंगल पर एंटर होता है, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस, उसकी जो ट्रैवल करने की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, पानी सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं, ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्शन। अच्छे से आपको इनकी जो वर्ड है ये ध्यान रखना है और इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है अच्छे से, ये ना रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन की लिख दें। यहाँ तक हमारा रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, कि डिफ्रैक्शन क्या चीज़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। देखिए मेरे पास ये वाटर वेव्स है, ठीक है, और ये मूव कर रही हैं स्ट्रेट, ये सीधा मूव कर रही हैं, स्ट्रेट ये मूव कर रही हैं। मैं क्या कर देता हूँ, इनके रास्ते में एक बैरियर रख देता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने ये बैरियर रख दी है। तो जैसे ही मैंने ये बैरियर रख दी है तो मैंने एक चीज़ नोट की कि अब वाटर वेव जब इन बैरियर में से गुजरती है तो वो वाटर की जो वेव्स है अपने किनारों से थोड़ा थोड़ा मुड़ जाती हैं। ठीक है, मुड़ के कुछ इस तरीके से वो बाहर निकलती हैं। ये जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, जिसके अंदर पानी जब किसी भी रुकावट में से गुजरता है तो उस रुकावट के किनारों से मुड़ जाता है। सिर्फ पानी नहीं बल्कि कोई भी वेव हो वो ऐसा ही करती है।
कि वो किनारों से क्या कर जाती है, मुड़ जाती है। तो ये मुड़ जाने का जो अमल होता है इसको ही हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। क्लियर? तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन भी यही है हमारे पास, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस, के वेव्स का शार्प एजेस से मुड़ जाना, शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टैकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, के पानी की वेव्स का, तो इन रुकावटों से जब वेव्स गुजरती है तो उनके किनारों से ये मुड़ जाती हैं। तो स्लिट्स के किनारों या ऑब्स्टैकल्स के किनारों से मुड़ जाना जो वेव का होता है उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि आपको डिफ्रैक्शन अगर क्लियरली देखनी है तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो स्लिट आप यूज़ कर रहे हैं, इन स्लिट्स का आपस में जो फासला है वो पानी की जो या कोई भी वेव है उस वेव की वेवलेंथ से तकरीबन कंपेरेबल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका आपस का डिस्टेंस ज़्यादा है और वेवलेंथ का डिस्टेंस कम है। ठीक है, जिस वेव की या अभी वाटर की बात हो रही है तो वाटर की वेव की वेवलेंथ कम है और इन स्लिट्स का आपस में डिस्टेंस ज़्यादा है, जिस वजह से मुझे डिफ्रैक्शन इतनी अच्छी नज़र आएगी नहीं। तो अगर आप ज़्यादा क्लियरली देखना चाह रहे हैं तो इन स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इनकी वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ और स्लिट्स इनका आपस में जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर आपको बहुत अच्छी और क्लियरली डिफ्रैक्शन नज़र आएगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैंने क्या कर दिया, अब स्लिट्स का आपस में जो डिस्टेंस था वो बहुत कम कर दिया। अब ये जो डिस्टेंस है इनकी वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट उसके इक्वल है या थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कंपेरेबल हो गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे क्लियरली डिफ्रैक्शन नज़र आएगी, जो मेरी वाटर वेव है वो बहुत ज़्यादा मुड़ेंगी। यहाँ पे तो कम मुड़ रही थी, वहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा डिफ्रैक्शन हो रही है। तो ये बात याद रखना कि स्लिट्स का आपस का जो डिफरेंस है वो अगर वेव के डिफरेंस से कंपेरेबल है तो फिर आपको डिफ्रैक्शन नज़र आएगी। अगर उनका आपस का डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको डिफ्रैक्शन नज़र नहीं आएगी। यहाँ तक हमारा डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक भी कवर हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, डेफिनेशन थे, ये पेपर में शोर के तौर पर आती हैं, तो आपको इनकी डायग्राम्स भी बनानी है जब ये पेपर में आएंगे। तो इसी टॉपिक के साथ आपके चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। इस चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। फुल बुक के न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। अगर वीडियो में कुछ भी आपको ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर लाजमी करें और लाइक भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।